नमस्कार मित्रों, आज 12 जून 2024 और 12 बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी की एक बाल कहानी। तो आज जयपुर की वरिष्ठ साहित्यकार एस भाग्यम शर्मा की एक बाल कहानी आत्मविश्वास, ये कहानी प्रस्तुत करेंगे। और इससे पहले कुछ बातें हो जाएं कहानी से पहले, क्योंकि जो रचनाकार है उनका जीवन परिचय भी और कुछ और बातें भी। तो आज 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। ILO ने 2002 में इस दिवस को पारित किया था और पूरी दुनिया में ये बाल मजदूरी का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय निषेध दिवस जो है, बाल मजदूरी निषेध दिवस, इसे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और इसमें यह नियम भी है भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है किसी भी तरह का जो काम है वो उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती और इनको किसी भी तरह के मेहनत के काम से बचाने का प्रयास किया जाता है। तो आप भी ध्यान दें, छोटे बच्चे अगर कहीं काम कर रहे हो तो इसकी सूचना दें। संबंधित जो है आपका विभाग है, आपका जिला कार्यालय है, वहाँ सूचना दें कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाएं, उन्हें शिक्षा दें, उनका अधिकार दें बच्चों को। और अब दूसरी बात यह है कि मैं अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ एस भाग्यम शर्मा जयपुर की बाल कहानी। और इससे पहले इनका मैं परिचय दूँ आपको। परिचय ये है, शिक्षा में आप जो है MA अर्थशास्त्र और B.Ed और 28 साल तक आपने शिक्षण कार्य किया है और तमिल कहानियों का आपने अनुवाद किया है। आप वैसे मूल रूप से आप तमिल भाषी हैं और हिंदी खूब बढ़िया जानती हैं, तो तमिल रचनाओं का आपने खूब अनुवाद किया है। 12 पुस्तकें और 25 उपन्यासों का आपने अनुवाद किया है और आपने खुद ने भी 4 उपन्यास लिखे हैं और बाल साहित्य भी खूब लिखा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी और राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर से आपको अनुवाद का पुरस्कार भी मिला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और एक खास बात और बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने 65 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया। अब जैसे पढ़ने की उम्र नहीं होती तो लिखने की भी उम्र नहीं होती, तो अपने यूं कह सकते हैं कि लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो 65 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू किया और लगभग 15 साल से ऊपर हो गए हैं आप लिख रही हैं और बड़ी ऊर्जावान है, बड़ी खूब लिखती हैं और सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। 65 वर्ष की उम्र में लिखना, कहीं तो किसी को गांव में पूछो ना कितनी उम्र हो गई तो वो 50-60 के होते हैं ना, तो कहते हैं भाई जी अब उम्र क्या पूछ रहे हो, उम्र तो बीत गई है। अब ये जो निराशावादी दृष्टिकोण है ये बहुत अलग बात है। ये सही नहीं है, ये नकारात्मक इस तरह का सोचना। मैंने ये देखा है कि 80+ के जो रचनाकार हैं, जैसे दिल्ली के देवेंद्र कुमार हैं, और यानी कि कहने का मतलब ये भी जो बड़ी उम्र के लोग इतना बढ़िया सृजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कौशलेश गोस्वामी जी भी आए हैं, मंच से जुड़े हैं। भाई कौशलेश जी आपका बहुत बहुत आभार। भाई ये मेरे जो बीकानेर से और मेरे बहुत ही खास मित्र हैं जो बड़ा मान सम्मान करते हैं। अब ये कार्यक्रम का उन्होंने एक फोटो भी मुझे फ्रेम करवा कर दिया। और अभी हम गए थे मनाली घूमने, तो मेरा और मिसेज का जो फोटो था जो मुझे बहुत पसंद था, वो इन्होंने भी मेरे 8-10 फोटो में से उसी फोटो को चुना और उस फोटो को जो फ्रेम कर रखा है वो कहते हैं कभी बीकानेर आप पधारो तो मैं आपको ये फोटो देनी है आपको। क्या बात है, ये स्नेह आपका है ना, अपना प्रेम प्रदर्शित करने का ये कितना एक अलग अंदाज भी है। जयपुर से चांद वर्मा जी पधारी है, नमस्कार। हमारी बिटिया भी आई है दिया शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रभात कुमार धवन साहब पधारे हैं, भाई बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और संजय जांगीड़ बादरा से, जो कि उधर बाड़मेर साइड में उधर शिक्षक के पद पर सेवारत हैं, बड़े ऊर्जावान है। और इनकी बच्चों की एक कविताओं की किताब भी आई है, एक बाल कविताओं की, बड़े ऊर्जावान है, बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, स्कूल के बच्चियों को बच्चों को उनको मोटिवेट करते हैं। और एक खास बात और भी है कि इस कार्यक्रम में एस भाग्यम जी भी पधारे हैं, नमस्कार आपको, वही जुड़े हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं आपकी कहानी का
वाचन शुरू कर रहा हूँ, है ना, पढ़ने जा रहा हूँ। कहानी आप भी सुनिए सभी, बहुत प्यारी कहानी है। आत्मविश्वास जो है ना वो हमारे भीतर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इस बात पर जोर दिया गया है। आत्मविश्वास अगर ये नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है, भले आप में कितना टैलेंट हो, लेकिन आत्मविश्वास की अगर कमी है तो अपनी किसी भी बात की जो अभिव्यक्ति जो है वो हम सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, हमें शब्द ही नहीं मिलेंगे, हम भूल जाएंगे। तो अब इनकी कहानी देखिए, एस भाग्यम शर्मा, जयपुर, और कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। ओहो, बड़े आए थे फर्स्ट प्राइज लेने वाले, सांत्वना पुरस्कार भी नसीब नहीं हुआ। राजू बोला, प्रवीण बहुत बड़ा भारी इनाम अगर हो तो मैं उसे अपनी गाड़ी से आपके घर पहुंचा दूं। व्यंग करता हुआ हंसने लगा था किशोर। और चौबे जी चले छब्बे जी बनने तो दुबे जी रह गए। ज्योत्सना कहते हुए जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। प्रवीण सुबोध पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हाल ही में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में मम्मी की जिद पर उसने अपना नाम तो लिखवा लिया था, पर स्वयं उसकी इच्छा वाद विवाद में भाग लेने की नहीं थी। बेमन से गया और आत्मविश्वास की कमी की वजह से नतीजा ठन ठन गोपाल। इसी कारण उसे आज सहपाठियों के मजाक का पात्र बनना पड़ा। प्रवीण स्कूल से सीधा घर आया। अपने कमरे में जाकर वह सुबक सुबक कर रोने लगा। अति स्नेह से मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी, मैं कहता था ना कि वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। आपकी जिद के कारण मुझे हिस्सा लेना पड़ा और मेरा नतीजा भी शून्य रहा। सहपाठियों और अन्य छात्रों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। प्रवीण हिचकियां लेते हुए रोने लगा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर तुम्हारी परेशानी हल करने की कोशिश करती हूं। मम्मी मुस्कुरा दी। शाम को माँ बेटा सैर करने के लिए चल दिए। अपने घर के नजदीक पार्क में पहुंच गए। वे वहां बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद माँ ने कहा, देखो बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उस पर रोने धोने के बजाय तुम्हें सबक लेना चाहिए। तुमको समझना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। कहीं न कहीं तुम में कमी है जिससे उन्हें हंसी उड़ाने का मौका मिलता है। मेरे लाडले बच्चे, उसे दूर करने की कोशिश करो बेटा। फिर कुछ रुक कर वह आगे बोली, देखो प्रवीण, आलोचना करने वाले बड़ी काम के होते हैं। जो होशियार व समझदार होता है तो उसे अपनी कमियों को दूर करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। वहीं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वे उसका बुरा मानकर काम करना बंद कर देते हैं। वैसे आप तो होशियार हो बेटा और समझदार भी। जी मम्मी। सोचो बेटा, जो काम करेगा ही नहीं वो गलती कैसे करेगा? जो काम नहीं करेगा वो गलती नहीं करेगा, लेकिन जो काम करेगा उससे तो गलती होगी। गलतियों और आलोचनाओं से तो हमें सबक लेना चाहिए बेटा। तुम्हें अपने स्कूल के दोस्तों की आलोचना से तो शिक्षा लेनी चाहिए, तभी तो तुम समझदार कहलाओगे। जी मम्मी। तुम अगर उनका बुरा मानोगे तो क्या वे तुम्हारी आलोचना करना छोड़ देंगे? मेरा कहा करके देखो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मम्मी, आपकी बातें सुनकर मुझे 8वीं में पढ़ा है ना कबीर जी का दोहा याद आ गया। कौन सा दोहा मेरे बच्चे? मम्मी प्रसन्न होकर बोली। प्रवीण बोला, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।
आपने अभी जो कुछ भी कहा वह इस दोहे में है ना मम्मी? प्रवीण ने उत्साहित होते हुए कहा। मम्मी को भी लगा कि मेरे कहने का असर प्रवीण पर पड़ रहा है। खुश होकर बोली, बिल्कुल सही कहा, निंदा करने वालों से भागना नहीं चाहिए, वरन हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। समझे मेरे राजा बेटे? और हाँ, एक बात और, कभी कभी आत्मविश्वास की कमी के कारण भी संवाद जो है ना, वो ठीक से बोलने में कठिनाई होती है बेटा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। बेटे, हर सफलता का श्रेय उसकी असफलता में छिपा होता है। इस बात को गांठ बांध लो। असफलता पर विजय पाना हो तो हमारे आत्मबल को, आत्मविश्वास को सबसे पहले मजबूत करो। जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अखबार और नई पत्रिकाएं पढ़ते रहो तो नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी जो तुम्हारे लिए बड़े काम की होंगी। कहते कहते मम्मी ने एक प्रश्न किया, बेटे तुमने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है क्या? हाँ मम्मी, वे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। शाबाश प्रवीण बेटा, बहुत बढ़िया। पर आपको पता है लिंकन 21 वर्ष की आयु में व्यापार में असफल हुए, फिर 22 साल में फिर चुनाव लड़ा, उसमें हार गए। 24 की उम्र में पुनः व्यापार में असफल हुए और बार बार प्रयत्न करने पर 52 वर्ष की आयु में चुनाव में जीतकर अमेरिका में राष्ट्रपति बने। वे अपनी असफलता से हार मान लेते तो राष्ट्रपति कैसे बनते? क्यों बेटे, बिल्कुल सही कह रही हूं? हाँ मम्मी, मुझे विश्वास है प्रवीण, तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया होगा। काफी समय हो गया है, अब घर चलें? और मम्मी उठते हुए बोली और दोनों घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही प्रवीण एक पत्रिका पढ़ने लगा। उसकी नजर उसमें छपे एक लेख पर गई। वह महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में था। आइंस्टाइन बचपन में अपने स्कूल के सबसे कमजोर छात्रों में आते थे। गणित में उनकी पकड़ बहुत कमजोर थी। उनके सभी साथी उनसे आगे निकल जाते और वे पीछे रह जाते। एक बार उनकी टीचर ने उन्हें डांटते हुए कहा, देखो पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम निरे मूर्ख हो। अच्छा होगा कि तुम किसी और बात में और काम में ध्यान लगाओ। यह बात आइंस्टीन के दिल को छू गई। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि देखता हूं गणित मुझे कैसे नहीं आती। उन्होंने काफी कोशिश की मगर असफलता ही हाथ लगी, लेकिन वे निराश नहीं हुए। वे तब तक कोशिश करते रहे जब तक सफल नहीं हुए। बाद में चलकर वे विश्व के महान वैज्ञानिक बने बेटा। इसका भी प्रवीण पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने भविष्य का सपना साकार करने के लिए उसने मेहनत करने का फैसला किया और अगले दिन नई उमंग के साथ प्रवीण स्कूल पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके दोस्तों ने चिढ़ाने की कोशिश की मगर प्रवीण पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। सिर्फ वह मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे उन लोगों ने भी प्रवीण का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। प्रवीण दुगने आत्मविश्वास के साथ पढ़ने में जुट गया। साथ ही अपनी बोलने की क्षमता को विकसित करने में समय देने लगा। उसकी मम्मी भी बराबर उसकी मदद करने लगी। एक दिन मम्मी ने प्रवीण से कहा, बेटा जिला स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तुम उसमें भाग ले रहे हो ना? लेकिन मम्मी, प्रवीण परेशान होकर बात को खींचने लगा। लेकिन कुछ नहीं, आज ही जाकर प्रतियोगिता के लिए अपना नाम लिखवाओ। मम्मी प्रवीण की बात काटते हुए कहने लगी, ठीक है मम्मी। प्रवीण ने आज्ञाकारी बेटा बनते हुए जवाब दिया। प्रवीण ने पूरे जोर शोर से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। मम्मी ने एक सलाह और दी प्रवीण को कि प्रवीण बेटा, तुम शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलने का अभ्यास करो ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। प्रवीण ने वैसा ही किया जैसा मम्मी ने बताया। प्रतियोगिता निश्चित समय पर आरंभ हुई
और अपनी बारी आने पर प्रवीण ने बोलना शुरू किया। उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। उसके संवाद भावपूर्ण और रोचक थे। उसकी काफी तारीफ हुई। अंत में जब उसे फर्स्ट प्राइज के लिए मंच पर बुलाया गया तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फर्स्ट प्राइज पाकर प्रवीण फूला नहीं समा रहा था। मंच से उतरते ही वह अपनी मम्मी से लिपट गया। प्रवीण को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। वहां वे सभी छात्र मौजूद थे जो कभी उसकी आलोचना करते थे। किसी ने सच ही कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। भाई बहुत खूब, गजब गजब। पूरी कहानी जो है ना फिल्म की तरह दिखाई दी। और प्रवीण जैसे मंच से उतर के अपनी मम्मी के ऐसे गले में या बाहों में अपने हाथ ऐसे डालते हुए मम्मी के गले लग रहा है और माँ जो है अपनी भरी हुई आंखों से बेटे को आशीष दे रही है। माँ बेटे का सीन जो है ऐसे कहानी पढ़ते मुझे दिखाई दिया। तो बहुत बढ़िया कहानी लिखी है। एस भाग्यम शर्मा दीदी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर कहानी पता ही नहीं चला, मतलब ऐसे कब पूरी हो गई। बहुत बढ़िया है। और आप लिख रही हैं, एस भाग्यम शर्मा जी कमेंट कर रही हैं कि बच्चे सुनेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुरेश चंद्र सरवारा जी बता रहे हैं शुभ संध्या, आपको भी प्रणाम। और संजय जांगीर कह रहे हैं आत्मविश्वास शानदार रचना, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भावनात्मक दृश्य। और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी बधाई दे रहे हैं, एस भाग्यम जी को बधाई दे रहे हैं। और ललित शर्मा जी डिब्रूगढ़ से पधारे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके कार्यक्रम से सीखता हूँ। और विजय राय पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजय जांगीर, चांद वर्मा जी और प्रभात कुमार धवन जी, कौशलेश जी, है ना। कई बार फिर कई नाम छिप जाते हैं, भगवान जाने कैसे आते नहीं है। और हमारा बेटा भी आया हुआ है, कह रहे हैं वेलकम पापा जी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी। भाई स्वागत है दुष्यंत का बहुत बहुत। और डॉक्टर ममता जोशी भी पधारे हैं, ममता जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और ममता जी भी आए हैं, इंजीनियर दुष्यंत जोशी, चांद वर्मा जी जयपुर से, और दिया शर्मा, और हमारे हनुमानगढ़ से हमारी बिटिया रानी, और चांद वर्मा जी। अभी एक नाम यही घूम घूम के आ रहे हैं। और बी आर साहू जी दुर्ग से, भाई स्वागत है आपका, कह रहे हैं सादर अभिवादन। एस भाग्यम शर्मा जी का हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, सुमन पाठक जी भी पधारे हैं, सुमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भी बहुत बढ़िया लग रहा है, आज खूब लोग आए हैं और कई नए लोग भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। योगी जी भी पधारे हैं, प्रणाम आपको, कोटा से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। और कल मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा हिंदी बाल कविताओं का, 10 रचनाकारों की, जो चुनिंदा रचनाकार हैं उनकी 10 बढ़िया कविताएं। तो कल शाम को 5 बजे पधारिए। और एक खास बात और भी आपको कहना चाहूंगा कि अपने दीनदयाल की चौपाल YouTube चैनल पर 250 वीडियो हो गए हैं। और भाई इनको भी आप जो है सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। और अब इजाजत दें, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। नमस्कार।